उनकी बॉल्स को जब हम निकालते हैं सर उसे कहते हैं पिकिंग। उसके अंदर से जो बॉल्स को निकालते हैं उसको कहते हैं। एनीवन एल्स? आपका क्वेश्चन क्या है? Can anyone explain what is spinning? स्पिनिंग, यस सर। Yeah, explain it. सर ये प्रोसेस होती है सर यार्न से फाइबर से यार्न बनाने की। ओके, तो स्पिनिंग को और कोई बताएगा? अपर्णा मोदी, कैन यू टेल? बेटा योर वॉइस इज नॉट कमिंग। No, your voice is not coming. Okay, Divya, yes, you can tell. Can you tell? यस सर। सर स्पिनिंग में हम हमारे फाइबर को टाइटली स्पिन करते हैं और उसका यार्न बनाते हैं। स्पिन करते सर हैं? हम मशीन भी मतलब सर हम उसको टाइटली ऐसे रब करते हैं अपने पाम पे, जिससे वो पतला हो जाता है और वो फाइबर एक साथ जुड़ जाते हैं और वो स्टार्ट की क्लासेस में शायद मैंने लिखाया भी हुआ है कि व्हाट इज। हाँ सर आज हम लोग क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि पिछली बार लिखने का काम थोड़ा कम हुआ था ना। सर इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम द फाइबर बाय ट्विस्टिंग। ओके, तो लिखना है सबको? यस सर। लिखना बहुत जरूरी है ना? समझना ही सर, समझना ही काफी है। नहीं, अब लिखना है तो लिखो। सर लिखता है बेटा लिखना क्यों है लेकिन? मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा क्यों लिखना है। जब मैंने नोट दे दी है और इनमें मैं बता रहा हूँ चीजें अभी सब क्लियर कर रहा हूँ, तो क्या लिखना है? मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको। यस सर, मैंने तो सर अपनी बुक में हाईलाइट कर ली है। It is a सर मैंने process. अंडरलाइन कर लिया। It is a process by which cotton fibers are spun to form the cotton yarn using a spinning machine. ये स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पिनिंग की कुछ मशीन्स होती हैं। बेटा स्पिनिंग मशीन्स एक नंबर ऑफ मशीन्स होती है एक सेक्शन के अंदर। अब जैसे कोई घर है, अब वो घर कोई स्पिनिंग सेक्शन है, उस सेक्शन में कई सारी मशीन्स अगर रख दी जाएं और फाइबर को फिर यार्न में कन्वर्ट किया जाए एक एक मशीन से क्रॉस करके, तो उसे बोलते हैं एक स्पिनिंग सेक्शन। और it is a process by which cotton fiber are spun to form the cotton yarn using the spinning machine. जो कॉटन फाइबर होता है उसको स्पन करके, जब स्पन करना मतलब स्पिनिंग करना होता है, मतलब उसको कभी कभी ट्विस्ट करके करते हैं या फिर कैसे भी। अब जैसे हम घर पे दो चीजों को या फिर दो फाइबर को अपने पाम में लेकर के उसको ऐसे रगड़ के पर बनाते हैं ना, यार्न बनाने की कोशिश करते हैं तो उससे बत्ती बन जाती है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पन, और उसको स्पन करके यार्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्पन करके यार्न बनाने की कोशिश जो होती है या जो यार्न बनता है ना, उस पूरे प्रोसेस को फाइबर से यार्न के कन्वर्जन को बोलते हैं स्पन। जो लिखाऊंगा वो लिख लेना, फाइबर टू यार्न कन्वर्जन। सर अभी हम लोग काइंड ऑफ फाइबर पे थे। काइंड्स ऑफ फाइबर में थे। बोला लिखना नहीं है। यस सर, हम लोग काइंड्स ऑफ फाइबर पे थे सर अपन। काइंड्स ऑफ फाइबर में थे। यस सर, हमने लिखा भी है सर। मैंने सर लिखा नहीं है, लेकिन सबने लिखा नहीं है, लेकिन हमने बेटा लिखा नहीं होगा कि लास्ट क्लास में मैंने सब बताया था कॉटन वगैरह। सर आपने सर फ्लो चार्ट बनवाया था उसका, ऐसा फ्लो चार्ट। यार ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैंने नहीं बताया लास्ट क्लास में। मैंने फ्लो चार्ट मैंने ये प्लांट फाइबर, फ्रूट फाइबर सब बता दिए थे ना लास्ट क्लास में। यस सर, अब हम लोग यहाँ पे थे सर, फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। यस सर, मैंने लिखा भी है जो आपने लिखवाया था उस दिन। सर मैंने भी लिखा है, हम लोग नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर पे थे। मैंने ये नेचुरल फाइबर बताया है या नहीं बताया उस दिन? सर बताया है। आ चुका है। तो फिर क्या बोल रहे हो बार बार? नेचुरल फाइबर जब बताया है तो मैंने प्लांट फाइबर बताया है, फ्रूट फाइबर बताया है, बास्ट फाइबर बताया है, लीफ फाइबर बताया, सारे बताया ना? यस सर, सर आपने एक्चुअली टाइप्स ऑफ फाइबर तक पढ़ाया है, मैंने सर लिखा भी है।
सर आपने नेचुरल और फाइबर और मैनमेड फाइबर तक सिखाए थे, फिर आपने उनके टाइप्स नहीं बताए थे, यस सर। एग्जांपल दिए थे। एग्जाम्पल प्लांट सर फाइबर आपने नहीं बताया cotton- लास्ट क्लास में, प्लांट फाइबर नहीं सर बताया। बताया है, सर बताया है। तो बेटा काइंड्स ऑफ फाइबर तो प्लांट फाइबर के ऊपर है ना, मतलब पहले आएगा काइंड्स ऑफ फाइबर। यस सर, फ्लो चार्ट बनवाया है, काइंड्स ऑफ फाइबर्स एंड फाइबर, नेचुरल फैब्रिक्स फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में आपने प्लांट और एनिमल, और सिंथेटिक में डायरेक्टली आपने एग्जांपल लिखवाया नायलॉन का। ठीक है, तो फिर प्लांट फाइबर में मैंने क्या क्या बताया? प्लांट फाइबर में मैंने कुछ बताया था ना, प्लांट फाइबर के अंदर इसे कॉटन एंड जूट, कॉटन बताया था, उसके हमने प्लांट फाइबर पे डिस्कस किया, फ्रूट फाइबर डिस्कस किया, बास्ट फाइबर डिस्कस किया, लीफ फाइबर डिस्कस किया। सर ये क्या? सब आपने डिस्कस नहीं किया। सर सारे किए हमने, सर कॉटन भी किया था। बेटा सारे डिस्कस किए हैं क्लास में। सर हम पिकिंग पे भी आ गए थे। पिकिंग विकिंग सब बता दिए यार, अभी कह रहा हूँ फिर से ऊपर चलो। आपने गूगल से देख के आपने बताया था कि ये जब पक जाते हैं तो हम निकाल के एक थैली में इस टाइप की बास्केट में रखते हैं। और सर आपने हमें इमेजेस भी दिखाए थे। यार फाइनल बात करो यार, कहाँ तक बताया था और कहाँ से बताना है? सर 2 मिनट सर आप झूठ से बताना है, स्पिनिंग तक बताया था आपने, सर झूठ से बताना है। बताना है सर, झूठ से बताना है। ठीक है बेटा, जूट भी एक तरीके का, जूट के अंदर बात करते हैं, इसीलिए मैंने जूट लिखा था स्टार्ट है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्पिनिंग तक लिखाया था। अच्छा कि आप ये बताओ ब्लेंडिंग क्यों की जाती है? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द ब्लेंडिंग? यहाँ पर एक प्रोसेस है, हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, उसे कहते हैं मिक्स करना। तो दो चीजों को मिक्स करके उसे ब्लेंडिंग कहते हैं। बेटा वेट, these days the cotton yarn blended with the polyester to form the fabric which are crease resistant and last longer. So क्या कोई बताएगा what is the meaning of this? क्या सर ये भी बताया था आपने, बताओ क्या बताया था हमने? सर जिससे जो पॉलिस्टर जो होता है उसे बाहर लगाया जाता है जिससे कपड़े की स्ट्रेंथ बनी रहे, और कॉटन अंदर लगाया जाता है जिससे उसका वो कंफर्टेबल बना रहे। ग्रेट, मैंने एक एक चीज बताई है क्लास में। अब आप लोग बोल रहे हो नहीं बताया, तो मैंने कॉटन को बोला था कि कॉटन के साथ पॉलिस्टर का यूज करते हैं। जब कॉटन का के साथ पॉलिस्टर का यूज करते हैं तो पॉलिस्टर का क्या काम होता है कि वो कपड़े को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और कॉटन का क्या काम होता है वो एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी से जो स्वेटिंग होती है और हमें कंफर्ट फील देता है। यही बताया था ना लास्ट क्लास में। सर कॉटन और पॉलिस्टर को मिक्स कर देते हैं थोड़ा कंफर्टेबल के लिए। सब तो बताया है यार, लड़ रहे हो यार तुम लोग। चलो आगे बात करते हैं जूट के बारे में। तो जूट इज ए नेचुरल फाइबर। बेटा एक एक लाइन देखते जाना, मैं लिखवाना होगा वो जो बता दूंगा, और बाकी चीजें पढ़ना है आपको ऐसे। तो जूट इज ए नेचुरल फाइबर विथ ए गोल्डन सिल्की साइन एंड हेंस इज पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन फाइबर। बेटा जो जूट होता है ये क्या होता है? अंडरलाइन करें, अंडरलाइन कहाँ तक करें? बेटा सारी चीजें लिखानी पड़ेंगी मेरे को, तो बताओ मैं लिखा दूं, जबरदस्ती की बात नहीं। नो सर, तो बेटा अंडरलाइन तो सारी चीजें होंगी, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, सारी अंडरलाइन करोगे? पढ़ना पूरा है, इसको अंडरलाइन नहीं करना है, पूरा पढ़ के रखना है। अंडरलाइन नहीं चलेगा, इधर पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर लिखाना तो बोल दो मेरे को, मैं अभी मैं लिखा देता हूँ पूरा चीजें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में अंडरलाइन करके 2 लाइन चलनी है, 3 लाइन चलनी है, ऐसा नहीं, पूरा पढ़ना है, इसको पूरा आना चाहिए। मैं बोलूं झूठ क्या होता है तो पूरी बातें पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ के रखो, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्लास नहीं पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात या नहीं? ओके सर। तो सूट के बारे में बात करते हैं। सूट इज ए नेचुरल फाइबर विद ए गोल्डन सिल्की साइन एंड हेंस इज पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट क्या होता है बेटा? एक नेचुरल फाइबर होता है। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, तो जूट को आप बोलोगे कि नेचुरल फाइबर है। अगर कॉटन जूट दिया गया तो दोनों नेचुरल फाइबर है, नहीं तो आपको नेचुरल फाइबर और पॉलिएस्टर फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर के बारे में एटलीस्ट जानकारी पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं आज लास्ट में क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा। मैन मेड फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना? हाँ, मैन मेड फाइबर बेटा सिंथेटिक होते हैं, जो मैन मेड होता है वही तो सिंथेटिक कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो सिल्की, ये सिल्की होता है, शाइनिंग होता है, और हेंस इज पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन भी होता है ये, मतलब गोल्डन कलर का होता है जूट फाइबर। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
the bast or skin of the plant stem and is second most important plant fiber after cotton. कॉटन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर है, या सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्लांट फाइबर पाया जाने वाला हमारे पास जूट ही होता है। इसको बास्ट से निकालते हैं, या फिर स्किन जिसको कहते हैं, प्लांट स्टेम की जो स्किन होती है ना, उसको छील करके उससे निकाला जाता है। और इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल एंड दस एनवायरमेंट फ्रेंडली। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल? ये सर जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जाते हैं। जिसको जैसे आपकी पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन एक क्या बायोडिग्रेडेबल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, बिस्किट बायोडिग्रेडेबल है? यस सर। यस सर। अच्छा, आपका जो पास्ता बायोडिग्रेडेबल है? यस सर। यस सर। प्लास्टिक? नो सर। नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा इसको आप ऐसे, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, पहले ये समझो। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जब आप छोड़ दो धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। जैसे मान लो आप किसी कूड़े वगैरह में देखते होगे कि जब कूड़ा कहीं पे फेंका जाता है ना, वहां पे जो प्लास्टिक की पन्नियां होती हैं, जो पॉलीथीन होती है, वो एज इट इज हमेशा मेंटेन रहती है। जब तक उसको जलाओगे नहीं तब तक वो डिग्रेड नहीं होगा। जलाओगे भी तब भी वो एनवायरमेंट को नुकसान ही पहुंचाता है। बहुत सारी मैंने पिछले साल पढ़ा है कि मैम ने हमें बताया था पिछले साल की कभी वो जो जो प्लास्टिक होती है वो बहुत ज्यादा ही कुछ टाइम में होती है इससे, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है। बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइमिंग तक वो मेंटेन रहता है। तो उसको एज इट इज अगर छोड़ दिया जाए तो वो जल्दी से ऐसे डिकम्पोज नहीं हो जाता, तो वो मतलब खत्म नहीं होता है, तो इसलिए वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। लेकिन कुछ पार्टिकल, जैसे मान लो हमने मान लो कि अब आजकल हमारे पास आप दुकान पे जाते होगे या फिर किसी शॉप पे आप खरीदने जाओ, तो आप एक चीज देखते होगे कि आपको पॉलीथीन देने की बजाय वो रैपर देना पसंद करते हैं। ऐसा होता है ना? बेटा उसका रीजन यही है क्योंकि वो जो रैपर होता है ना, वो पेपर का बना हुआ होता है, और पेपर जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। वो आराम से आप पेपर फेंकोगे तो वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, मतलब उसको वो डिग्रेड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा अपने आप, इसलिए उसको कोई दिक्कत उससे एनवायरमेंट को नहीं होगी। लेकिन अगर कोई चीज फेंकोगे आप, मान लो पॉलीथीन आपको दी और आपने जाके फेंक दिया और वो बाद में ऐसे उसमें स्मेल आती रही, वो ऐसे उसको बाद में जलाया गया तब जाके वो खत्म हुआ, तो आप अगर उसको मिट्टी के अंदर खोद के भी डाल दोगे ना प्लास्टिक्स को, तब भी वो डिग्रेड नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है इट इज अ बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल है, ऑटोमेटिकली इसका लॉस हो सकता है। जो जूट की बोरियां होती हैं, अगर उसको आप रख दो कहीं जाकर के, जूट की बोरी एटलीस्ट हर किसी ने देखी हुई होगी, जब आप जूट की बोरी हो जिसमें गेहूं वगैरह आता है, जिसमें चावल वगैरह आता है, तो उसमें अगर आप उसको एज इट इज अगर रख दो तो वो थोड़े दिन में डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है। अगर आप उसको एज इट इज मेंटेन करके रख दो तो एक टाइम आएगा जब वो खुद ही खत्म हो जाएगी, मतलब उसमें धीरे धीरे सड़ जाएगी, फिर लॉस हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बायोडिग्रेडेबल होती है एंड रिसाइक्लेबल, और चाहे तो फिर से इसको हम जूट में कन्वर्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, दस एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसलिए ये एनवायरमेंट के लिए लॉस नहीं करती, एनवायरमेंट को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। सर जूट से तो गनी बैग्स भी बनते हैं ना? बनते हैं बेटा, मैं एग्जांपल तो इन्हें बता रहा हूँ क्या बनते हैं क्या नहीं बनते, मैं तो बायोडिग्रेडेबल बता रहा हूँ ना कि है कि नहीं है। सर पर इसीलिए तो वो सर उसमें चावल वगैरह भर कर देते हैं, क्योंकि सर अगर पॉलीथीन में देंगे मतलब तो सर हार्म करेगा। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल मतलब ये होता है ना जो चीज अपने आप ही डिकम्पोज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो प्लास्टिक्स होती हैं, पॉलीथीन होती है ना, जलाया जाता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। हाँ बेटा, उसमें गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलती हैं जो सर वो तो बहुत हार्मफुल गैस होती है। हाँ, तो इसीलिए तो हम उनका यूज नहीं करते क्योंकि वो बिना जलाए वो खत्म होगा नहीं, और खत्म करने के लिए जलाना पड़ेगा। थोड़ी सी मीथेन भी तो निकलती है। हाँ, गैस वगैरह क्यों जानने की क्या निकलती है, फिर तो बेटर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि गैस जो निकलती है वो हार्मफुल होती है, और इसीलिए तो हम उसका यूज नहीं करते क्योंकि वो बिना डिकम्पोज किया, बिना खत्म किया, बिना जलाए वो खत्म होंगी नहीं, और जब खत्म होंगी नहीं तो फिर उसको हमें जलाना पड़ेगा, और जलाना पड़ेगा तो फिर वो एनवायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे है जूट प्लांट मेनली ग्रोज इन प्लेसेस दैट हैव हाई टेम्परेचर एंड plenty of rainfall. बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार।
So jute plant mainly grows in place that have high temperature and plenty of rainfall. तो बेटा जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, सबसे बड़ी बात जूल कहां पे होता है? जहां पर टेम्परेचर ज्यादा ठीक है, और रेनफॉल कम बहुत ज्यादा। प्लेंटी मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे रेनफॉल होते हैं, वहां पर ही होता है। प्लेंटी का मतलब भी रेनफॉल। अब जहां पर ज्यादा रेनफॉल होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर इसको उगाया जाता है या वहां पर ये ज्यादा पाया जाता है। लेकिन सर टेम्परेचर हाई होगा तो सर बारिश नहीं हो पाएगी सर इतनी प्लेंटी। ऐसा कुछ नहीं होता है, बारिश का होना टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता बेटा, वो एक एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है। कोई बात नहीं, चलो बताएंगे आगे कभी जब जरूरत पड़ेगी, तो अभी नहीं जरूरत है इसलिए नहीं बता रहा। It grows best in the soil that has presence of sand, salt and silt and clay. Salt है तो जिसके पास sand होगा, मतलब मिट्टी होती है, या फिर sand नॉर्मल sand होती है, या फिर clay होता है, वहां पर इसको ज्यादा उगाया जाता है, राइट? और सर जो ग्लास होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। सर ये सिल्ट है या सॉल्ट है? हाँ, सर Salt है। सैंड सॉल्ट। सॉल्ट। क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो कांच होता है सर वो बायोडिग्रेडेबल होता है। हाँ, बायोडिग्रेडेबल तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं होता। कांच वगैरह बहुत मतलब कम बायोडिग्रेडेबल होते हैं, रिएक्टिव बहुत कम होते हैं, तो इजीली उनको डिग्रेड नहीं किया जाता, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। सर ये कुछ कांच में जिनमें वो केमिकल मिला देते हैं वो कभी कभार हो जाते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी, क्ले को। आपको पता ही होगा ये बात। तो वहाँ पे इसी से तो वो बनते हैं मटके। चिकनी मिट्टी वाले बर्तन होते हैं, आप देखे होंगे उसको। तो जहाँ पर चिकनी मिट्टी होती है या फिर जहाँ पर सॉल्ट ज्यादा होते हैं, सैंड होती है, वहां पर ये उगना पसंद करते हैं या इजिली उग जाते हैं। जूट इज कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, एंड इज जनरली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज द फ्लोरिंग स्टेज। और जब ये फ्लोरिंग की स्टेज में होता है तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, तब इसको मतलब फसल में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जूट यार्न फ्रॉम द प्लांट इज एज फॉलोज। अब जो हमारे पास प्लांट होता है, प्लांट से क्या मिलता है बेटा हमें जनरली? फूड। अरे यार, प्लांट से यार्न मिलता है या फाइबर मिलता है या फैब्रिक मिलता है? फाइबर। प्लांट से मिलता है हमें यार्न, और फिर फाइबर, और फाइबर को फिर कन्वर्ट करते हैं यार्न में, राइट? तो हमारा जो प्लांट से जो जूट मिलता है उसको यार्न में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका प्रोसेस अभी दिया गया है। पहला होता है रेटिंग। रेटिंग क्या होता है? The bark of the jute plant is usually glued together by a sticky substance that has to be removed to obtain the fiber. इसके पास ऊपर क्या होता है, जो पार्टिकल होता है, मतलब जैसे हमारे पास स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर की जो लेयर होती है उसको हटाया जाता है अगर हमें फाइंड करना है फाइबर को। अगर ऑब्टेन को फाइंड करना है तो उसको हटा करके सबसे पहले निकाला जाता है, स्टिकी सब्सटेंस जो भी होते हैं। And the harvested stacks of the plant are soaked in the water for a few days until they start rooting. उनको कुछ दिन के लिए as it is ऐसे जो हमारा वाटर होता है, वाटर के अंदर रख दिया जाता है, जब तक कि वो क्या करने ना लग जाए, सड़ ना जाए। मतलब सड़ने के लिए जब तक वो नहीं चल जाते, तो जब वो सड़ने लग जाता है तब तक के लिए उसको as it is हमें वाटर में रखना पड़ता है। Then the fiber are separated by hand from the rooting stems. तब उन स्टेम्स, जो सड़ी हुई स्टेम होती है, उनमें से फाइबर को निकालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेटिंग। इस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेम के ऊपर वाले पार्ट को निकालते हैं। सबसे पहले उस ऊपर का जो भी स्टिकी मटेरियल होता है उसको हटाते हैं, फिर पूरी स्टेम का जो छील के रखते हैं ना, फिर उनको सड़ाते क्यों हैं? सड़ने उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे कि मान लो कोई मान लो इंसेक्ट वगैरह है या बैक्टीरियाज वगैरह हैं, वो सब हट जाएं, उनसे रिमूव हो जाएं, उसको हटाने के लिए सड़ाते हैं। जबकि वाटर के साथ जूट सड़ता नहीं है, वो एज इट इज मेंटेन रहा है। जूट की बोरी खराब नहीं होती अगर आप वाटर में डाल दोगे तो कुछ देर बाद आपको जब ड्राई। पर अगर हम सड़ाएंगे तो उल्टा और ज्यादा जम जाएंगे उसमें। तो इसमें सर इसी में तो लिखा है कि उसे सड़ाया जाता है, पर उसे तो सड़ाने के लिए आप बोल रहे हैं कि हमें जम्स हटाने के लिए सड़ाते हैं। बेटा जम्स हटाने के लिए सड़ाते हैं, उसके बाद उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स एडेड है या फिर जो ऊपर उसके लेयर वगैरह को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हटाते हैं। जब वो वाटर में रहेगा तो ऑलरेडी वाटर के साथ धुलता रहेगा जो भी उसके साथ मटेरियल होगा, तो वाटर से उस मटेरियल को धुलने के लिए उसको सड़ाना पड़ता है, मतलब काफी दिन तक रखना पड़ता है। जब थोड़े दिन तक रखते हैं तो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं मटेरियल उसके, और वो एज इट इज मेंटेन रहता है।
और क्योंकि वाटर में हमारा जो जूट होता है वो खराब नहीं होता, फिर बाद में उसको हटा लेते हैं और फिर बाद में उसको सुखा लेते हैं, तो वो एज इट इज जूट हमारा बन जाता है। कोई दिक्कत? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रेटिंग। उसके बाद करते हैं स्पिनिंग। द फाइबर आर, उसके बाद ये तो होगी रेटिंग, फिर आगे करते हैं स्पिनिंग। द फाइबर आर मेड इनटू yarn by twisting the strands together। जब स्ट्रैंड मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रैंड मतलब कई सारे ऐसे एक गट्ठर होते हैं, उनको लेकर के साथ लेकर के जब इसको ट्विस्ट देते हैं, तो ट्विस्ट देने की वजह से क्या होता है बेटा? ट्विस्ट देना तो पता ही होगा ना आप लोगों को। सर मरोड़ना। अरे एक साथ अगर इनको ले लो, आपने घर में कभी रस्सी बनाते हुए देखा होगा, किसी के गांव में अगर बनती हो देखा होगा, उसको ऐसे जब मरोड़ते हैं ना, ऐसे मरोड़ते हैं, तो ये एज इट इज ऐसे एक रस्सी बन जाती है। मरोड़ने के बाद एक ऐसे रस्सी गट्ठर फाइंड हो जाता है, और इसमें कुछ ऐसे मैं दिखाता हूँ कैसे लेयर बन जाती है। ऐसे कुछ रस्सी लंबी सी लेयर फाइंड हो जाती है, बाद में इसको अपने यूज में ले लेते हैं, राइट? ये हम उसे ऐसे मरोड़ते हैं। इसको रोप क्या सर हम इसे ऐसे मरोड़ते हैं ना, उससे रस्सी बन जाती है। हाँ, उससे रस्सी बन जाती है, इसी को बोलते हैं बेटा फाइबर। अब देखो यहाँ पर कई सारे फाइबर लिए मैंने, ये फाइबर था, ये फाइबर था, ये फाइबर था, ये फाइबर था, फाइबर था, फाइबर था। अब फाइबर को एक साथ लिया, मरोड़ मरोड़ के यहाँ पर कुछ फाइबर और रख देंगे आगे, उसमें थोड़ा सा टच करता हुआ, फिर आगे कुछ और फाइबर। बेटा मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं इस प्रोसेस को, ध्यान से देखना बेटा। मान लो ये फाइबर है कुछ सारे हमारे पास, तो क्या करते हैं, अगला वाला जो फाइबर है, अगला वाला जो लेंथ है, उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? अब एक दूसरे में चिपक गया, अब इसको मिड़ोरेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है? अब लंबा सा फाइबर ऐसे होगा। अब फिर जब अगली वाली लेयर लेंगे तो फिर से इसके बीच में से कहीं से निकालेंगे इसको, ठीक है? फिर अगली वाली लेंगे तो फिर से इसके बीच में से कहीं से निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा फाइबर एक दूसरे से अटैच रहे, मतलब अलग ना कर दें। फिर अगली लेयर लेंगे तो फिर से बीच से निकालेंगे। यस सर, अगर हम इसे कॉटन से, अब अगर इसको मैं अगर ऐसे स्पिन कर दूं, मतलब इसको मोड़ दूं, ऐसे मैं मरोड़ने की कोशिश करूं बार बार, तो ये एक तरीके से यान में करवे जो फाइबर है, नंबर ऑफ फाइबर्स लिए गए हैं, और ये फाइबर फिर क्या करेंगे, यान में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो यान कुछ ऐसा बन जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। प्लांट कैसा दिखता है, मतलब सर वो स्टेम से कैसे लेते हैं उसकी? क्या बेटा? से छीला जाता होगा। से कैसे छील के लेते हैं बेटा। अगर कोई पेड़ है, उसके ऊपर से अगर पापड़ी निकालनी है उसकी, कभी किसी ने पेड़ देखा हो तो उसके ऊपर से पापड़ी वगैरह उसकी निकालनी है, जो भी उसकी पापड़ियां होती हैं लकड़ी की, उसको निकालने के लिए छीलते हैं उसको ऐसे। अब ज्यादा अमाउंट में करना होता है तो इस टाइम में वही फिर ज्यादा करना पड़ेगा हमें। अब छोटा सा निकालना होता तो उनको वो करेंगे, मतलब निकालेंगे तो सर उनके हाथ में लग सकती है, तो वो तो कोई मशीन इंस्ट्रूमेंट से करते हैं ना, ऐसा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट से करते हैं ना इस चीज को। देखो हमारे पास ना ये वाला जो फाइबर था, अभी देखो यहाँ पे रेड वाला है, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है, और यहाँ पे फिर से ग्रीन है। तो यहाँ पर हमने रेड लिया था, फिर ग्रीन लिया था, फिर ब्लू लिया था, फिर यहाँ बीच में ब्लैक हमने स्किप कर दिया गलती से, और फिर ग्रीन है। तो ये ऐसे एक यान बन गया, उसको हमने सिकोड़ के रखा। तो ये एक प्रोसेस होता है। ये फाइबर बहुत सारे लिया और इसको मैंने बना दिया यान, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो बेटा ये तो घर में करने का प्रोसेस है, लेकिन हम मशीन में जब करते हैं तो बड़ा स्पिनिंग प्रोसेस होता है। मशीन में तो बस ऐसे फाइबर डालते हैं, वो अपने आप स्पिन करती चली जाती है, उसमें फिर जानना कुछ समझना नहीं होता। लेकिन घर का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि हर किसी ने देखा होगा तो समझ जाएंगे एक बार। लेकिन आजकल जो स्पिनिंग करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, स्पिनिंग मशीन में करते हैं। स्पिनिंग सेक्शन में ले जाते हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उनसे पास करके फाइबर को निकाला जाता है, फिर फाइनली एक यान ऐसे बन करके मिलता है, राइट? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग प्रोसेस। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी अभी तक। उसके बाद हमारे पास ये हमारा स्पिनिंग का प्रोसेस हो गया। स्पिनिंग में क्या है, द फाइबर्स आर मेड फ्रॉम yarn in twisting by stand together. This process of making yarn from the fiber is called the spinning. The strong threads made from jute fiber are used in making sacks and help to sustain the livelihood of millions of small farmers. And jute yarns are twines are also woven into curtains
कवरिंग कारपेट्स और रग्स। कोई दिक्कत इसमें? ट्वाइन्स क्या होता है? क्या ट्वाइन्स? बेटा सबकी मीनिंग समझ लो। यान तो होता है धागा, समझ में आया? और जैसे मान लो जूट यान बन रहा है, तो जूट यान मतलब जूट का धागा होता है, ठीक है? रग्स क्या होता है? उसके बाद जो ट्वाइन्स होता है, ट्वाइन्स मतलब ट्विन्स मतलब ट्विन्स होता है यार, मतलब दो चीजों का मिक्स करना, दो चीजों का एक साथ आना। यान, जूट यान एंड ट्विन्स आर आल्सो वुमेन इनटू ट्विन्स, मतलब दो चीजें आपस में फोल्ड कर देना। अरे मतलब जैसे मान लो एक यान ऐसे लिया, इसको लिया, और दूसरा ने ऐसे लिया, अब दोनों में ऐसे, दोनों यान को ऐसे बना करके मरोड़ करके ऐसे, अब दोनों यान है आपस में, फाइबर नहीं है, तो इनको ट्विन्स। अब इनको क्या करते हैं, इनको कहाँ यूज करते हैं? कर्टेन्स बनाने में यूज करते हैं और कवरिंग्स बनाने में यूज मतलब करते हैं। कर्टेन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उनमें जूट भी डलता है। जूट बनाने में जूट के बहुत सारे कर्टेन्स बनते हैं। सर रग एक चीज है क्या? क्या? रग्स? रग्स? यस सर, वो सर कारपेट के बाद लिखा है सर, कारपेट एंड रग। रग्स का मतलब होता है कालीन, तो कालीन, पायदान होते हैं ना। कालीन होता है बेटा रग्स का मतलब। कालीन समझते हो हिंदी में? अरे कार्टेन या कार्पेट ही वही चीज, कार्पेट भी होती है, वही चीज रग भी होता है, सर एक वो तरीके जो का कंबल। पायदान होते अरे हैं ब्लैंकेट जानते हो ना, ब्लैंकेट, हाँ सर। तो ब्लैंकेट का ही एक मीनिंग है रग, उसको भी कंबल ही नहीं बोलते हैं। सर, पर रग को तो जमीन पर रखते हैं। हाँ तो मतलब एक तरीके का ब्लैंकेट वो भी है, उसमें थोड़ा पार्टिकल्स होते हैं। अब जैसे ब्लैंकेट हमारे पास जो यूज होता है उसमें हम डिफरेंट टाइप के सिल्क वगैरह यूज करते हैं। जब जमीन पे रखना है तो उसको हम ऑब्वियसली उसमें जूट वगैरह यूज करेंगे। जूट इतना महंगा फाइबर तो होता नहीं है, बहुत ज्यादा फाइबर, बहुत ज्यादा जूट अवेलेबल होता है। जूट तो क्या सर, जूट तो काफी महंगा होता है। कौन बोल रहा था? नहीं सर, ऐसा बहुत वैसा फाइबर है ना। जूट महंगा होता है? नहीं सर, ऐसा फाइबर है ना, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता। बेटा ज्यादा कॉमनली यूज में है और बहुत ज्यादा अवेलेबल है। बोरी एक जो आती है, आपको पता होना चाहिए, 10 रुपए की एक बोरी आती है जूट की। यस सर, वो जूट की बनी रहती है। हाँ तो इतने सारे जूट आपको 10 रुपए में मिल जाते हैं, छोटी सी बोरी जूट की। तो महंगा फाइबर नहीं है, बहुत सारा प्रोडक्शन होता और है। सर जो गेहूं सब सर जो फार्मर्स होते हैं उनके घर पे तो बस जूट की बोरियां ही रहती है। हाँ तो इतना महंगा नहीं है, और इसको हम यूज कर सकते हैं कर्टन बनाने में, कवरिंग्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, सर पर कंबल्स जूट बनाने तो में। काफी हार्श फाइबर है, अगर उससे कर्टन्स बनाएंगे तो सर काफी लग सकते हैं। बेटा बनाने में अब ऐसा तो नहीं ना कि कर्टन हम घर वाले जो हमारे पास जो कर्टन यूज हो रहे हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, लेकिन एक तरीके से अब जिसको सस्ता कोई कर्टन बनाना है, अब किसी के पास नहीं है इतनी दम की वो 500 रुपए का कोई कर्टन खरीदे, तो वो ऑब्वियसली 50 वाला कर्टन खरीदेगा, तो उसमें कोई ऐसा मटेरियल मिला होगा ना जो सस्ता होगा। यस सर। तो फिर तो आ गया समझ में? हमें नहीं लगता कि जूट में कोई प्रॉब्लम रही होगी किसी को। जूट के बारे में समझ में आया? नो प्रॉब्लम। तो जूट के पास जूट की जो शाइनिंग होती है, जूट गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके पास हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल में पैदा होता है, जहां सैंड या क्ले वगैरह होती है वहां पर ये मिलता है। और जो हमें यान को, इसका जो यान बनाने का कन्वर्जन है, उसमें पहला प्रोसेस रेटिंग होता है। रेटिंग में उसको सड़ाने का भी एक प्रोसेस होता है, मतलब रोटिंग वगैरह करते हैं उसकी, और उसको निकाल करके धुलते भी हैं। पहले उसमें जो स्टिकी मेटल होता है उसको हटाते हैं, उसके बाद फिर जो फाइबर मिलता है, जो हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद उसको हम सड़ने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद जब सड़ जाता है, थोड़े दिन बाद जब उसको निकालते हैं, तो मतलब उसमें से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं वो निकल जाते हैं और प्रॉपर तरीके से जूट मिल जाता है, क्योंकि जूट वाटर के साथ सड़ता नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको फर्दर यूज करते हैं, और उसके बाद स्पिनिंग में कन्वर्ट करने के लिए फाइबर को पहले सुखाते हैं, फिर फाइबर को स्पिनिंग में यूज करने के लिए हम उसको स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग का मतलब होता है फाइबर का यान में कन्वर्जन, और फाइबर का जब यान में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें कई सारे, जैसे कि हम मान लो ट्विस्ट करके, या फिर कोई फाइबर जो ट्विंस यान को यूज करके हम कर्टन बनाते हैं, या कवरिंग बनाते हैं, कारपेट्स या फिर रग्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। राइट? आई डोंट थिंक जूट में कोई प्रॉब्लम होगी किसी को। नो सर। आगे बढ़ो, फिर एनिमल फाइबर की बात करते हैं। यस सर। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल फाइबर? सर जो एनिमल से प्रोड्यूस होता है। that is obtained from animal. अपना मोदी फिल्टर। सर जो एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं सर फाइबर्स, उन्हें बोलते हैं एनिमल फाइबर, ठीक है?
जैसे सर जैसे शीप से वूल सिल्क और एक्सेट्रा। ओके ओके। तो एनिमल फाइबर वो होते हैं दोज फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। तो वो फाइबर हमने स्टार्ट में ही आपको एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर और नेचुरल फाइबर, सारे फाइबर के बारे में बताया था आपको पहले दिन ही मैंने बताया था ना। यस सर। तो स्टार्ट में मैंने सारे फाइबर का डिस्कशन किया था। उस वक्त हमने वीविंग, स्पिनिंग और प्रोसेसिंग सब कुछ बोलने की कोशिश की थी। एक दिन आपको वीविंग वगैरह बताया था मैंने, याद होगा। यस सर। यार्न से फैब्रिक बनाने को वीविंग बोलते हैं और फाइबर से यार्न बनाने को स्पिनिंग बोलते हैं। फाइबर को निकालते हैं पहले। कॉटन में भी काफी चीजें बताई मैंने। तो एक एक चीज आप कवर करते चलोगे तो आ जाएंगी। अब हमारे पास एनिमल फाइबर था। अब एनिमल फाइबर वो होता है जो एनिमल से फाइंड होता है। तो एनिमल में सबसे कॉमन फाइबर है वूल। आपने कभी वूल फाइबर को निकलते हुए देखा है किसी ने? नो सर। नो सर। किसी ने भेड़ तो जरूर देखी होगी। यस सर सर। भेड़ देखिए। यस सर, देखिए। बेटा भेड़ जो होती है ना, अब ये जो हमारे सामने भेड़ दिख रही है, इसके पास बहुत सारा बाल होता है, बहुत सारा। ये बाल जो होता है बहुत सारा इसके पास, ऐसे पूरा। और बहुत क्यूट सी होती है जो भी एनिमल होती है। बहुत छोट, मतलब जैसे भी ये होते हैं ना, इनके पास पूरा एकदम जैसे बालों से ढका हुआ होता है इनका पूरा बॉडी। और बहुत सीधी भी होती है। आपने कभी देखा हुआ हो सीप को, देखा या नहीं? देखा है सर सर। मैंने गॉट को देखा है, शीप को नहीं देखा। हाँ सीप सर, को नहीं गोट देखा है? को देखा है, शीप को नहीं देखा सर। यस किसी सर, ने नहीं देखा है? देखा, देखा है। नहीं देखी है। किसी ने सीप नहीं देखी है? सर मैंने नहीं देखी। सर मैंने देखी है। मैंने देखा है। सर नहीं देखी। सर तो मैंने एक मिनट नहीं रुको, देखा है। एक मिनट, एक मिनट रुको, एक क्या मिनट। देखिए देखिए सब देखिए। रियल लाइफ में तो सर नहीं नहीं देखी। गूगल पे तो देखी है, यूट्यूब पे रहते बेटा एक मिनट को मैं दिखाता हूँ, वेट करो, मैं सही से दिखाता हूँ। हैं, लेकिन इमेजेस में जरूर देखी है। सर रियल में कभी नहीं देखा। एंड सर वो लोग निकालते कैसे सर, उसको लगती नहीं है। जैसे मैं वही दिखा रहा हूँ बेटा, मैं वही दिखा रहा हूँ। मैंने देखी है, मशीन होती है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सो। मैं होने लगी। बेटा वॉइस ना आए तो टेंशन मत लेना, बस देखना प्रोसेस को। सर अगर हम सब म्यूट कर लें तो आ जाएगी। सर आपकी स्क्रीन अटक रही है। सब वीडियो अटक रहा है। उनको लगती नहीं है। वो लोग बहुत स्ट्रांग होती हैं। सर ये शीप्स क्या हो बहुत रहा है? स्ट्रांग होती हैं क्या? वेट बेटा वेट, जस्ट वॉच। उनके नेल्स काट रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो मतलब उनकी होता है नेल्स वगैरह की भी कटिंग करी जाती है। सर इन्हें ब्लैक वूल या वाइट वूल बनाने Wait, के wait, लिए wait. दिक्कत नहीं होती होगी ना?
सर ऐसे तो फिर शीप्स को लग भी तो सकती है। नहीं 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 नहीं, हमारे बाल काटते तो हमें लगती है क्या? नो सर, पर अगर इनकी स्किन के अंदर घुस गया वो चाकू तो नहीं Yes, होता, sir. वैसा ही बनाया जाता है वो। सर वो तो रेजर यूज करते सर, हैं ना। सर एक बार अभी देखना, अरे डिस्कवरी उसको पे अच्छा आ भी रहा लगेगा यार, वेट करो। कोई चाहता है क्या कि मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो जाएं पूरी बॉडी पे? नो सर, सर एक बार डिस्कवरी पे आ रहा था कि एक शीप 1 साल से लापता थी, तो उसके इतने बाल बढ़ गए कि वो चल भी नहीं पा रही थी, उसको ढूंढा गया तो इसलिए काटना भी जरूरी होता है उसके हेयर। सर जो शीप्स होती हैं वो काटती नहीं है। नहीं नहीं, बहुत सीधी होती है, कुछ नहीं बोलती है किसी को। सर अगर उसको परेशान करो तो वो लात में जरूर मार देती। कुछ नहीं करती है यार। के बाल नहीं होते हैं ना। सर इनके बाल जल्दी बढ़ते होंगे। बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तभी तो इन्हीं से तो वूल मिलता है। अगर ये हो ही ना तो वूल कहाँ से मिले हमें? सर पर इनके तो बहुत फरी फरी जैसे बाल होते हैं, फिर इतने छोटे छोटे को इतना लंबा कैसे वो बना? धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। नहीं सर, वेट करो, 1 मिनट वेट करो, पूरा बाल निकलने दो पहले। छोटे हैं। देख लिया? बेटा समझ में आया? सर यस सर। सर इनके तो इतने Yes, छोटे sir. छोटे बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, फिर इनको इतना अरे लंबा जो कैसे काले बढ़ रंग जाते की हैं? होती होंगी तो वो ब्लैक कलर की वूल देती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, वूल का कलर लगभग सिमिलर ही होता है। वो जो कलर होता है ना, जब आप ब्लैक कलर वूल जो होता है, या जो रेड कलर वूल है, जो ब्लू कलर वूल है, वो तो हम बनाते हैं उसको, कलर सर प्रिंटिंग उनको तो हम dye करते हैं। वो तो डाइंग वाइंग तो हम खुद करते हैं, डाइंग और प्रिंटिंग। जो हमारा स्वेटर होता है वो डाइड है या प्रिंटेड है, वो तब तो हम करते हैं। लेकिन जो उसको धागे जैसा कैसे बना देते हैं? बेटा छोटे छोटे फाइबर मिलेंगे, अभी मैंने वही तो बताया था कि ये जो छोटे छोटे फाइबर हैं ये वाले, तो मैंने कन्वर्ट करके दिखाया था इसको नीचे की तरफ। ये देखो ऐसे छोटे छोटे फाइबर जब मिलेंगे ना, उसको बस एक दूसरे में ऐसे Yes, डालते sir, जाएंगे spinning और बस से। उसको स्पिन करते जाएंगे, वो एक फाइबर Yes, वो याद sir. बन जाए। और मशीन में ऑब्वियसली वो बहुत इजीली हो जाता है। मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी समझने में। नहीं है दिक्कत। So wool is obtained from the fleece of sheep or hairy animals. कुछ अगर मान लो कुछ और, ऐसे मान लो ये तो sheep की बात कर रहा हूँ, जैसे ऊंट से या फिर याक से या फिर कुछ गोट से भी इनको निकाला जा सकता है। अंगूरा रैबिट एक होता है, उसमें भी ये निकलता है। तो कई सारी जगहों पे कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वूल को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है वो वूल का होता है सीप से ही। पर सीप का मैंने दिखा दिया कैसे उससे निकलता है फाइबर, राइट? मतलब कैमल से भी आता है सर। फाइबर मिलता है क्या? सर, कैमल से भी तो एक फाइबर मिलता है। हाँ, तो कैमल का भी फाइबर वूल होता है, लेकिन हर कैमल का नहीं, और वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होता। सर सबसे कम प्रोडक्शन ऑफ वूल करते हैं। क्या?
सर सबसे कम प्रोड्यूस कौन करते हैं? सबसे कम प्रोड्यूस सर वूल का। आपने भी बोला शीप। बेटा सीप तो सबसे ज्यादा करती है, सब बहुत ज्यादा सीप अवेलेबल होते हैं और सबसे ज्यादा सीप प्रोडक्शन करती है। अब वो सबसे यार कोई अब मान लो अभी मैं आपको बता दूं कि रैट सबसे ज्यादा कम करता है। अब बोलोगे ऑस्ट्रेलिया में एक और जानवर है जो सबसे कम करता है, और तब मैं क्या करूंगा? अब मेरे को सारे एनिमल की जानकारी तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जो सीप है वो इंडिया में सबसे ज्यादा करता है और इन सभी से मिलता है। तो आपको ये जानना जरूरी नहीं कि कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, बस इनका प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, मैंने सीप को दिखा दिया आपको। ठीक है, सर जो कैमल होते हैं उनमें तो बाल ही नहीं होते हैं। इनमें होते हैं बाल। सर कैमल की फूल का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सर डेजर्ट्स में ही होते हैं कैमल ज्यादातर, और सर डेजर्ट्स में इतनी ठंडी पड़ती कहाँ है? मतलब मतलब कैमल की वूल का कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि सर वो ठंडी डेजर्ट्स पड़ती में ही है। पाए जाते हैं। डेजर्ट ठंडी पड़े ना पड़े यार, उसका यूज तो हम लाके अपने घर पे करते हैं ना। तो क्या जहाँ पे भेड़ है वहीं पे केवल सीप का, जहाँ पे सीप है केवल वही उसी एरिया वाले लोग पहनते हैं क्या स्वेटर? पहनते तो हम भी है ना। ग्वालियर में नहीं है ना कोई भेड़? ग्वालियर में सीप अवेलेबल है क्या? सर जो डिजर्ट्स होते हैं उसमें लेकिन रात में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। हाँ पड़ती है, चलो वो सब अलग बातें हैं। तो हमारे पास इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइन क्लॉथिंग एंड इन द बेडिंग एंड द अपहोल्स्टरी एंड द कार्पेट। और सबसे ज्यादा इसका यूज होता है स्वेटर्स बनाने में, राइट? एंड वूल इज फ्लेक्सिबल, absorb मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है, एंड इज डर्ट एंड फ्लेम रेजिस्टेंट। और डर्ट वगैरह अगर इस पे लग जाए और इसको झाड़ दो तो इजीली झड़ जाता है। आप कॉटन पे अगर आपका गंदा हो जाए कॉटन का कपड़ा, और देखो आप वूल को क्यों धुलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कभी होता होगा कि आप स्वेटर निकालते होगे, पता लगा पूरी ठंडी पहन डाले स्वेटर, कभी धुले ही नहीं, ऐसा होता है ना बेटा? ऐसा मेरे साथ तो होता है। यस सर। उसको बस धो के रख देते जब पैक करना होता है उसको। सर जो कभी-कभी ऐसा होता अंगोरा है ना कि- रैबिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही कुछ, होता ही तो नहीं है अंगोरा मेरे साथ। रैबिट्स में भी सर बहुत ज्यादा फूल होता है ना। हाँ बेटा, एक एक करके YouTube पे सर्च कर लेना, एक एक का देख लेना, रूट रैबिट क्या होता है, कैसे दिखता है, सब कुछ आपको विजिबिलिटी हो जाएगी, राइट? ये गूगल पे सर्च कर लेना। अब मैं एक एक चीज दिखाऊंगा तो टाइम जाएगा ना। मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, वो एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है? वैसे भी 10 मिनट ही बचे हैं। हाँ, तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, और मॉइस्चराइजर होता है, और इट इज द डर्ट एंड फ्लेम रेजिस्टेंट। अगर आप डर्ट को डालोगे ना, या डर्ट वगैरह अगर इसमें आती है, तो रेजिस्टेंट का मतलब होता है डर्ट को जल्दी से अंदर लेता नहीं है, मतलब जल्दी से गंदा नहीं होता, डर्ट इससे चिपकती नहीं है जल्दी से। अगर आप स्वेटर को झाड़ दोगे इजीली वो झड़ जाता है, और इजीली वो साफ रहता है। अगर आप चाहो तो इस ठंडी में सितंबर में निकालो स्वेटर, और पता लगा मार्च में धुल के रखे उसको, तो वो गंदा नहीं दिखेगा। सही बताएं तो नहीं दिखेगा, लेकिन कोई लोग तो सर इसमें तो रुए भी तो लग जाते हैं सर कभी कभार। कुछ नहीं लगता, करके देखना, नहीं होगा। सितंबर में निकालना, मार्च में धुल के रखना। तो उसमें सीलन की भी स्मेल आने लगेगी। अरे थोड़ा बहुत स्मेल तो आएगी, लेकिन अब पहनोगे कभी तो नहीं आएगी। अगर आए तो धूप में रख दो, धुलो मत। सर फ्लेम रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है? फ्लेम रेजिस्टेंट मतलब होता है बेटा, फ्लेम का मतलब होता है जो आग होती है ना, आग की जो वो लौ होती है उसको फ्लेम बोलते हैं। तो जब फ्लेम रेजिस्टेंट मतलब जब स्वेटर वगैरह को फ्लेम के सामने रखते हैं तो इतनी जल्दी वो जलता नहीं है कि मतलब तुरंत जल जाएगा। तो स्वेटर थोड़ा टाइम लेता है, मतलब रेजिस्टेंट होता है फ्लेम का। लेकिन हाँ, अगर आप लगातार जलाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो जल जाएगा, ठीक है? इट इज यूज फॉर मेकिंग द क्लॉथिंग एंड इन बेडिंग। क्लॉथिंग में यूज किया जाता है, जैसे कि फ्रॉक बनाने में यूज किया जाता है, या फिर स्वेटर बनाने में यूज किया जाता है, बेडिंग करने में यूज किया जाता है, और उसके बाद कारपेट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। तो आप इसके यूजेस भी एक बार देख लेना। सर बेडिंग क्या होता है? क्या बेडिंग क्या होता है? लिखा हुआ है? बेडिंग अपहोल्स्टरी। कोई बताएगा क्या होता है? नहीं पता सर। बेडिंग का मतलब होता है बिस्तर। बेडिंग मतलब बिस्तर वगैरह को मतलब सेट करने में या बनाने में। बेडिंग मतलब बिस्तर ही होता है एक तरीके से। बेड का मतलब बिस्तर होता है, बेडिंग मतलब भी बिस्तर ही होता है। बेड मतलब एक तरीके का वो भी ब्लैक सीट वगैरह ऐसे होती है ना, उसी से रिलेटेड है बेडिंग। और सर अपहोल्स्टरी? हाँ, अपहोल्स्टरी किसी को नहीं मीनिंग पता? नहीं सर। सर कहाँ पे लिखा है? अरे ये लिखा अच्छा है। सर बेडिंग वो होता है ना जैसे गद्दा।
हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, फर्निशिंग जो होती है ना, फर्निशिंग वगैरह होती है ना, वो अपॉल्स्टरी का एक है, मतलब सिमिलर वर्ड है। अपॉल्स्टरी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो तो असबाब होता है, लेकिन जो फर्निशिंग वगैरह होती है, फर्निश वगैरह करने में उसमें यूज किया जाता है, बेडिंग या फर्निशिंग या फिर कारपेट बनाने में, तो आप देख लेना यूज वगैरह उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिल्क में देखते हैं क्या होता है। सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वोम। कोकून्स क्या होता है? Okay, I'm just showing you the production of silk. Please wait. सिल्क फैब्रिक है, सिल्क साड़ीज है। Please wait and watch. सर ये अलग अलग कलर्स के क्यों हैं? Wait बेटा, I'm not hearing you, please. बेटा जो सिल्क होता है, एक्चुअली सिल्क वॉर्म्स, एक मतलब सिल्क का जो कीड़ा होता है, कोकोआ मतलब कोकून्स होता है। कोकून्स मतलब एक तरीके का सिल्क वॉर्म से निकलने वाला ये जो पार्टिकल है ना, इससे किसी के मुंह से लार वगैरह निकलता है, या फिर उससे बॉडी पे कभी कभी देखो तो बहुत सी चिपकी होती है, तो ये जब लगातार खाता पीता रहता है, पहली बात ये है सिल्क, मतलब सिल्क वोम है। जो सिल्क वोम का मतलब होता है सिल्क का कीड़ा, या फिर जो कीड़ा होता है जिससे सिल्क निकाला जाता है। जब ये लगातार खाता पीता रहता है तो इसके बाहर की तरफ कुछ लिक्विड, प्लीज वेट एंड वॉच प्लीज, इसके बाहर की तरफ कुछ लिक्विड निकलता रहता है लगातार, और ये क्या होता है, इस लिक्विड की वजह से सिल्क वोम क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कोकून्स को, और कोकून्स को हम निकाल लेते हैं, और ये एज ए फाइबर इसको एक साथ कलेक्ट करते हैं, और कोकून को मतलब क्या कर, मलबरी लीफ को खाता है, मतलब मलबरी लीफ होती है एक, जो अभी लीफ दिखाई थी, वाली लीफ को लगातार खाता है, और ये वाली चीज को प्रोड्यूस कर रहा होता है कोकून को, और जब इसको प्रोड्यूस करता है तो इसको निकाल करके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर उसको यूज कर लेते हैं एज ए फाइबर हम।
तो ये सिल्क वोम की वजह से जो कोकून निकलता है, उस कोकून से ही ये हमारा सिल्क फाइबर बनता है। और वो सर जो कोकून्स के अंदर जो सिल्कवॉर्म्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है? नहीं नहीं बेटा, कोकून तो उसके अंदर से निकलने वाला पार्ट है, मतलब कोकून तो सिल्क वोम। अरे यार, जैसे किसी ने मान लो अपने बॉडी पे किसी ने स्वेटिंग करी, मान लो अपने बॉडी से, तो एक तरीके की मान लो लोग स्वेटिंग करते हैं तो मान लो लिक्विड निकलता है या फिर जो भी स्वेट निकलता है। और अभी जो कोकून है, मान लो कोकून की बॉडी से स्वेटिंग हुई है, तो मान लो सॉरी, जो ये हमारे पास सिल्क वोम है, अगर सिल्क वोम के बॉडी से मान लो स्वेटिंग हुई है, कोई चीज निकली है, तो वो हमारा कोकून है, राइट। और उस कोकून का यूज करते हैं हम फर्दर एज ए फाइबर, राइट। यस सर। ओके। और जो ये कोकून से बनने वाला सिल्क का फाइबर होता है ना, बहुत मजबूत होता है। इनफैक्ट ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। अगर आप एक स्टील का वायर ले लो और एक कोकून का वायर ले लो, मतलब सिल्क का वायर ले लो, तो आपके पास जो सिल्क का वायर होगा वो नहीं टूटेगा, भले स्टील का वायर टूट जाए उसी स्ट्रेंथ पे, राइट। तो सिल्क के वायर से भी मजबूत होता है, अरे सॉरी, स्टील के वायर से भी मजबूत होता है सिल्क का वायर, राइट। ओके सर। Yes, sir. So the cocoon is boiled, कोकून को बॉयल किया जाता है, एंड अनवाउंड, और उसको मतलब ऐसे ऐसे वाउंडेड होता है ना, ये बाउंडेड रहता है, मतलब कि एक दूसरे में इकट्ठा रहता है ये, तो इसको अनवाउंड करते हैं और फिर अनवाउंड टू फॉर्म द फाइबर, और उससे फाइबर बनाते हैं, which is then spin, और उसको फिर स्पिनिंग करते हैं, फिर उसका यान स्पिन करके फिर यान बनता होगा। मेरी बात समझ में आई? सर इन कीड़ों को तो छूना पड़ता होगा। बेटा छू के ही तो निकाला था ना, अभी वही तो मैं दिखा रहा था इतनी देर से। कीड़ों को पालने का क्या क्या रीजन था? जबरदस्ती किसी को शौक तो लगी नहीं कि इसी पे जब नेट पे पालेंगे तो जो उनके अंदर से कोकून निकलेगा वो इसी पे रह जाएगा, उसको बाद में निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कोकून अब जब बार बार वो इस नेट पे चलेंगे तो कोकून इस पे लग जाएगा, तो कोकून लग जाएगा तो उस पे कोकून को हम निकाल लेंगे, और कोकून को निकाल करके बॉईल कर लेंगे, और बॉईल करके फिर उसको हम फाइबर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर फाइबर को स्पिन करके यान में कन्वर्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। सबको आई ना? यस सर। ठीक है। So the cocoon is boiled and unwound to form the fiber, which is then spun. And silk is strongest natural fiber. Silk जो होता है सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर होता है। It dries quickly, जल्दी सूख जाता है। Does not shrink, ये सिकुड़ता नहीं है। And retain its shape, और अपना shape as it is maintain रखता है। Drap swell, drap swell का मतलब होता है पकड़ना आसान होता है। अगर सिल्क का कोई यान है तो उसको पकड़ सकते हो आप हाथ से इजीली, मतलब वो आपको हाथ में फेल्टिंग अच्छी देगा। Has a natural sign, और इसके पास अच्छी खासी चमक होती है, नेचुरल, and can be easily dyed, और easily इसको हम डाई कर सकते हैं। डाई मतलब रंगीन, वो जो डाइंग होती है, आपको स्टार्ट नहीं बताया था। The silk fiber is made into fabrics such as satin, velvet, synop, crepe and brocade। ये सारी हमारी वीव डिजाइन्स हैं, मतलब जो हमारा फैब्रिक से स्वेटर बनता है ना, तो स्वेटर में डिफरेंट डिजाइन बनाती होंगी बुनते समय, आपने देखा हुआ होगा। तो वैसे ही ये सैटिन एंड वेलवेट, शिफॉन एंड क्रीप एंड ब्रोकेट, ये सारी डिजाइन है सिल्क से बनने वाली, राइट। इनको नाम दिया गया है बस, मतलब वो सिल्क से बनने वाली डिजाइन है। सिल्क क्या है, किसी भी यान से बनाई जा सकती है, लेकिन ये ज्यादातर सिल्क से बनाई जाती है। वेलवेट तो एक कपड़ा होता है। वेलवेट शिफॉन बेटा एक डिजाइन का नाम है, वेलवेट शिफॉन वो एक डिजाइन का नाम है, क्रीप एक डिजाइन का नाम है, ब्रोकेट डिजाइन का नाम है। Is there any problem with anyone? नो सर। तो लास्ट क्लास में मैं देख लूंगा सिंथेटिक फाइबर को थोड़ा सा, अब बचा कुछ नहीं है बेटा आपके चैप्टर में, आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिलेबस आपका ये वाला हो गया सेकंड चैप्टर, और आपका एग्जाम जब भी होगा तो आपके में ये भी आएगा। तो साइंथेटिक फाइबर बचा है, साइंथेटिक फाइबर में थोड़ी सी चीजें बतानी है आपको। और सर फिजिक्स वाले सर ने बताया था कि जो हमारा एग्जाम होगा वो फर्स्ट को होगा, फर्स्ट। मुझे नहीं पता कब होगा, जब होगा तो बेटा फिर आएंगी चीजें। सो यू कैन लीव द मीटिंग नाउ बेटा।